नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM यूपी। देश का सबसे बड़ा राज है उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के हाथ में क्या आया। क्या योगी जी से नाराजगी चल रही है? ऐसी उत्तर प्रदेश को जितनी उम्मीदें थी वो सब टूट गई। उत्तर प्रदेश को छोड़िए, पूरे देश की उम्मीदें टूट गई। आपको पता है कि 2014 तक आजादी के बाद से जितना कर्जा लिया गया हमारे विश्व गुरु ने, इन 11 सालों में उससे कहीं ज्यादा कर्जा ले लिया। आने वाली पीढ़ियां सवाल करेंगी कि जब देश बिक रहा था तो आप खामोश क्यों थे। अमेरिका और चीन रिसर्च पे काम कर रहा है, यूथ की पढ़ाई पे काम कर रहा है, नौकरियों पे काम कर रहा है, नए नए शोध पे काम कर रहा है। हमारे यहाँ बजट में क्या आ रहा है कि मंदिरों की परिक्रमा बढ़ जाएगी, मंदिर में आने वाले लोग बढ़ जाएंगे तो प्रसाद वगैरह बंटने से बजट अच्छा होगा, व्यापार अच्छा है, जीडीपी अच्छी आएगी। क्या मंदिर रोजी रोटी दे रहे हैं? जब कोरोना काल आया था, जब अस्पताल में दवा में बिस्तर नहीं थे, दवाएं नहीं थी, लोग तड़प तड़प के मर रहे हैं, तो क्या मंदिर और मस्जिद और गुरुद्वारों के द्वार खुले थे? सारे तीर्थ स्थान बंद हो गए थे क्योंकि दवाएं शोध पे काम हो रहा था। हम अपने देश को कहां ले जा रहे हैं? एक बहुत अच्छे ब्यूरोक्रेट हैं, बहुत अच्छे पत्रकार भी हो गए हैं, एक अच्छा चैनल चलाते हैं दिनेश बोरा के नाम से। दिनेश बोरा जी से आज मैंने जो बातचीत की है वो आपके होश उड़ा देगी। एक एक किस धरातल पे आपका देश खड़ा है मैं ये आपको ले चलता हूं। उससे पहले एक अनुरोध है, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कम ऐसे लोग देखे हैं जो इतने विनम्र हों, इतने बड़े हों और संघर्ष की एक एक अद्भुत मिसाल रहे हों। समीर रंजान साहब देश के उन बड़े संगीत गीतकारों में से हैं जिनके लेखे गाने हर जगह बजते हैं, 5,000 से ज्यादा गाने। लेकिन इस चमकते हुए सितारे का 17 साल का सफर कैसा था, ये आपको अपने बच्चों को ये पॉडकास्ट सुनवाना चाहिए, जिससे वो सीखे कि इतनी आसानी से मंजिलें मिलती नहीं है। 4PM पॉडकास्ट का ये लोगो आप देख रहे हैं, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, अनुरोध है, मेरे बड़े मन से ये चैनल शुरू किया है। 4PM पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करिए और समीर रंजान साहब का ये पूरी बातचीत सुन के बताइएगा बातचीत कैसे लगी। चलते हैं दिनेश बोरा जी के पास। 4PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है दिनेश बोरा साहब आपका। मुझे उम्मीद नहीं थी कि बजट इतना खराब होगा। जो प्रतिक्रिया आ रही हैं मुझे मजा आया कि मैं एक बहुत बड़ा गोदी मीडिया का चैनल देख रहा था, वो शब्द बता रहे थे कि कौन कौन से शब्द कितनी बार आए हैं। तो उन्होंने बताया कि आमदनी इतनी बार आई, पेनल्टी इतनी बार आई। तो बीच में एक अच्छे पत्रकार थे, उन्होंने कहा कि किसान सबसे कम आया। तो आज के बजट में बातें बड़ी बड़ी हों लेकिन किसान नहीं आया। और फिर खास तौर से बजट में जो वादे होते थे कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, 3 करोड़ नौकरी देंगे, इस बार कोई संख्या नहीं थी। रक्षा बजट ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर बढ़ाना जरूरी लग रहा था क्योंकि आप अपने भक्तों को कैसे बताते। लेकिन बड़ी बात है कि किसानों को लेकर लोगों ने कहा कि मनरेगा जैसी योजना का बहुत ध्यान नहीं रखा गया। और सबसे बड़ी बात यह मुझे अभी तक याद आ रहा है कि जब शुरुआत में बजट आया था कि 100 स्मार्ट सिटी बनेंगे, बुलेट ट्रेन चलेगी, ऐसी सब चीजें अब उनका कोई जिक्र नहीं करता। क्योंकि आप इस फील्ड से बहुत बड़े जुड़े रहे हैं, आप एक बड़े अफसर रहे हैं, मुझे जरा मेरे दर्शकों को समझाइए कि आखिर इस बजट से लोगों को, खास तौर से मध्यम वर्गीय परिवार, जिसको दिल्ली के चुनाव के चक्कर में एक बार तो इनकम टैक्स से राहत दे दी गई, लेकिन उसके बाद भूल गई सरकार कि इसको और राहत देनी है। महंगाई जिस हिसाब से बढ़ी, क्या आपको लगता है ये बजट में काफी कुछ छूट गया जो नहीं छूटा जाना चाहिए था? जी, आप सबको नमस्कार और 4PM के दर्शकों को भी बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बजट को किस रूप में देखूं? सबके अपने अपने चश्मे हैं, मेरा भी अपना चश्मा है। दरअसल किसी भी बजट को अगर जज करना हो तो बजट की टेबल पे कुछ लोग बैठे होते हैं, तो सबसे पहले वो पूछते हैं पैसा कितना है। अल्टीमेटली आपको घर चलाना है तो सपोज करो कोई कहेगा कि मेरी महीने की 20,000 तनख्वाह है, तो कहेगा पैसा कितना महीना चलाने के लिए, कहता 20,000 रुपए है, तो मुझे जो करना है 20,000 में करना है। उसके बाद अगला सवाल आता है कि देनदारी कितनी है, कितना पैसा देना है मुझे, कोई ईएमआई है, लोन लिया हुआ है, कर्जा चुकाना है ना। ये दूसरा सवाल आता है बजट की टेबल पे। ये दोनों सवाल सरकार को परेशान करते रहे। इसलिए परेशान करते रहे कि सरकार का जो पिछले साल का बजट था, 28,37,000 का नेट टैक्स रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट का था। मैं तो आंकड़ों की बात करता हूं, मैं आंकड़ों का आदमी हूं। जितनी जिंदगी मेरी गुजरी पिछले 30-35 सालों में मैंने बहुत कुछ देखा।
मैंने कभी कोई ऐसा साल नहीं देखा अपनी लाइफ में जहां पे आपका सॉवरीन टैक्स इंक्रीज 10 और 15% के बीच ना हुआ हो। प्रधानमंत्री कोई भी हो, तो हर साल की जो टैक्स में बढ़ोतरी है 10 से 15% की रहती है। किसी किसी साल में 17-18% भी हुई है, लेकिन मिनिमम 10-12% एक कॉमन है कि अगर पिछले साल 100 रुपए कमाए तो अगले साल 110 रुपए कमा लोगे आप। ये कॉमन चीज है। ये पहला ऐसा साल है, मैं लगातार अपने एपिसोड्स में कह रहा हूं अपने चैनल पे भी, कि जहां पर हमारा रेवेन्यू इंक्रीज, जो नेट रेवेन्यू इंक्रीज है केंद्र का, वो 1% है। आप सोचिए, जिसका रेवेन्यू एक साल में 1% बढ़े, 28,37,000 की जगह 28,66,000 करोड़, तो नंगा नहाएगा क्या, धोएगा क्या। तो पहली बात ये थी टेबल पे कि पैसे कहां, कहता पैसे नहीं है। कुछ बढ़े, कहता कुछ नहीं बढ़ा। जब कुछ नहीं बढ़ा तो इसका मतलब दूसरा क्वेश्चन आता है, देनदारी कितनी बढ़ गई। अब साहब पिछले साल 12,74,000 करोड़, यानी कि 12.75 लाख हमने ब्याज में चुकाए। और मैं अपने कई एपिसोड में कह चुका था कि इस साल की जो देनदारी है वो 14 और 15 लाख करोड़ के बीच में होगी। ये ऐतिहासिक है भारत के इतिहास में। और अल्टीमेटली इस साल की देनदारी 14 लाख करोड़ क्रॉस कर गई, ब्याज का रीपेमेंट। अगर आपकी आमदनी 1% बढ़ती है और आपकी देनदारी 12.75 लाख करोड़ से 14 लाख करोड़ क्रॉस कर जाती है, तो साहब कंपन तो आएंगे ना अंदर। अब आपके पास पैसे बचते कहां हैं। आज से 3 साल 4 साल पहले सरकार ने एक फैसला किया था कि हम अपना डेट टू जीडीपी जिसे कहते हैं कि कर्जा कितना है, उसको हम एक 4.8 से 5 से घटा के 4.2 पे ले आएंगे, 5 सालों में इतना कर देंगे। लेकिन जैसे ये 5वां साल आता है, सरकार की टांगे कांपती हैं, कहते ये क्या हुआ, हम तो जहां पहले 5 साल पहले खड़े थे कर्जे में, हम आज भी वहीं खड़े हैं, हमने तो कुछ किया ही नहीं है। इस बार एक नया फार्मूला बनाया गया। फार्मूला नहीं है, लोगों की आंखों में धूल झोंका है। फार्मूला ये था कि इस बार हम क्या करेंगे ना, डेट टू जीडीपी 56% है, इसको घटाकर हम 50 तक लाएंगे 3-4-5 सालों में अगले। यानी कि हम जहां खड़े थे फिर वापस चले गए, फिर कहते हैं फिर से 5-4-3-2-1 करेंगे, फिर से वो काउंटडाउन स्टार्ट हो गया। बेवकूफ बनाने की चीज थी साहब। जैसे ये मैंने बात कही कि 17 लाख करोड़ से ज्यादा का इसका इस बार बोरोइंग आएगा और रिवर्स होकर हम 2022 पे चले जाएंगे, वही हुआ। और मेरे जो अनुमान थे बिल्कुल सही निकले कि आपका रीपेमेंट 14 लाख करोड़ क्रॉस करेगा ब्याज का, और अगले साल 16 लाख करोड़ के आसपास होगा, और साथ में टैक्स नहीं आएगा। अब टैक्स क्यों नहीं आएगा साहब? इनकम टैक्स में थोड़ी कटौती हुई थी, लेकिन इनकम टैक्स में जो बढ़ोतरी होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। लेकिन सबसे बड़ा झटका सरकार को लगता है जीएसटी में। जीएसटी के अंदर जहां पिछले साल हमारे बजट का 18 पैसे आया था, इस पर 15 पैसे का अनुमान है साहब। यानी कि अगले साल आपके पास पैसे नहीं होंगे। जीएसटी कहां से आता है? जीएसटी आता है जब आप कोई चीज खरीदते हो। उसके 2-3 जगह हैं। एक जगह है कि इंडिया में लोग सामान खरीदते हैं तो उसके ऊपर जीएसटी पेमेंट करते हैं। कोई भी चीज आप खरीदते हो, सर्विसेज है, प्लम्बर को बुलाओगे तो भी है, अर्बन क्लैप वाले को बुलाओगे तो भी पैसे देने पड़ते हैं आपको। और दूसरा आता है जीएसटी, जिसे आईजीएसटी कहते हैं, जो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाता है। आईजीएसटी के 2 हिस्से होते हैं। एक वो है कि मैंने महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश में सामान भेजा तो उसके ऊपर आईजीएसटी आता है, तो वो सीजीएसटी और एसजीएसटी नहीं आता उस पर। और एक आईजीएसटी वो आता है, विदेशों से जो माल आता है ना, उसके ऊपर टैक्स आता है, कस्टम्स ड्यूटी छोड़ के आईजीएसटी आता है उस पर। कमाल की बात है, पिछले कुछ सालों से विदेश से आने वाले सामान पर आईजीएसटी बढ़ता चला जा रहा है। इसका मतलब विदेश पे हमारी निर्भरता बढ़ रही है, विदेश से माल ज्यादा आ रहा है। यहां से पता लगता है कि हम आत्मनिर्भर भारत नहीं बना रहे, आत्मनिर्भर चीन बना रहे हैं। ये सच बात है। जब ये बात निकल के आई तो मैंने कहा कि ये मामला गड़बड़ा गया इनका। अब जीएसटी कमजोर इसलिए है इंडिया में कि लोगों के पास पैसे नहीं है। पैसे होंगे तो खरीदारी करेंगे, खरीदारी करेंगे तो जीएसटी आएगा। आज बजट से पहले सुबह एक आंकड़ा आता है और वो आंकड़ा आज बजट में गुम हो गया। और बजट का आंकड़ा ये था जो मैंने पहले कहा था कि हमारा जो नेट जीएसटी इस महीने आएगा, जो दिसंबर महीने का होगा, वो 1,75,000 करोड़ का होगा, जो पिछले 2 महीने से आ रहा था। वही हुआ, 1,74,000 करोड़ आया। जब मैं उसके अंदर गया तो मैं और चौंका।
मैंने कहा ये क्या हुआ, 50,000 करोड़ तो इंटरनेशनल वाला आईजीएसटी इसके अंदर है, यानी कि मेरा पास जो नेट बचा है डोमेस्टिक आईजीएसटी जो जीएसटी है वो 1,22,000 करोड़ है। अब जब मैंने इसको मैच किया कि भाई साहब आपका अकाउंट तो 1% बढ़ रहा है, तो मैंने कहा मैच कर गया तो पूरा का पूरा। कोई भी सरकार तभी चलेगी संजय शर्मा जी जब आपके पास पैसा होगा। अब आपकी देनदारी बढ़ गई, आपने बोरोइंग 17 लाख करोड़ क्रॉस कर दी, 2022 के लेवल पे आ गए। अब आप क्या करोगे अल्टीमेटली अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप दिखाने की कोशिश करोगे, सोने का वर्क चढ़ाकर कालिक को छुपाओगे आप। सब जगह एक थॉरो कट किया गया आपको दिखाने के लिए, और ये एक के बाद एक कट करते चले गए। प्रेशर कहां से आया अल्टीमेटली? प्रेशर बनना थोड़ा पहले शुरू हो गया था। प्रेशर था अमेरिका से, एक्चुअली बहुत कम लोगों को पता है। और अमेरिका को दिखाने के लिए कभी कभी हमारी साइड में ना एक कहावत है कि इंसान ना अपनी भैंस को मार देता है। हमने ईयू के साथ डील में अपनी भैंस को मार दिया सर। ईयू के साथ जो हमारी डील हुई ना, इसने हमारा बहुत नुकसान कर दिया। एक्चुअली ऐसा नुकसान किया, इररिपेरेबल लॉस है सर। एक सेकंड सर, यहाँ तो तमाम टीवी चैनल में बैठे हुए बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे ऐतिहासिक हम लोगों ने संधि कर ली और अभी तक नहीं हो पाई थी, क्रांति हो गई, भारत में मर्सिडीज सस्ती हो गई और शराब सस्ती हो गई, हमारी क्रांति हो गई। ये सब बड़ी बड़ी बातें मैं सुन रहा था, आप कह रहे हैं नुकसान हो गया। जी, हमने एक बात कही थी उसके अंदर, इसका संपर्क भारत के बजट से जुड़ा हुआ है। मैं आपको बताऊं, हमने कहा था हमने अपने किसानों की रक्षा करनी है, मछुआरों की रक्षा करनी है और डेयरी फार्मर्स की रक्षा करनी है। मैंने कहा ना कि मैं थोड़ा सा अंदर उतर जाता हूं आंकड़ों की दुनिया में कि भाई मुझे बताओ तो सही। तो मैंने सोचा यार, यूरोप ने तो कभी किसी को फूड स्टफ जो एग्रीकल्चर वाला सप्लाई किया ही नहीं है। ना तो गेहूं सप्लाई करता है, ना चावल सप्लाई करता है, ना मक्का है, ना सोयाबीन है, ना कोई और उसका जो फसल है वो तो कोई सप्लाई नहीं करता दुनिया को, बल्कि वो तो मंगाता है कई बार तो। लेकिन उसका एक प्लस पॉइंट है कि जो भी फसल वहां पे पैदा होती है या हॉर्टिकल्चर फसल पैदा होती है, वो उस फूड को प्रोसेस कर देता है। हर फूड को प्रोसेस कर देगा। आप भी यूरोप गए होंगे, आप देखिए वहां पर कोई भी चीज आप खुली, आपको आटा तेल चावल नहीं मिलेगा, हर चीज प्रोसेस्ड है वहां पर। इंडिया में 10% फूड प्रोसेसिंग होता है, वहां पे ऑलमोस्ट 100% होता है सर। इसका मतलब ये हो कि हर चीज डब्बा बंद पैक होके आपको वहां मिलेगी और टॉप क्वालिटी की है, पेस्टिसाइड भी नहीं उसके अंदर। ये सारी चीजें हैं। वो जो सारा फूड स्टफ है किसान का वहां के, या हॉर्टिकल्चर के किसान का, एग्रीकल्चर के किसान का, किसान तो वही है, प्रोडक्ट तो उसी का है, प्रोसेस होके डब्बे में बंद हो गया। 50% टैक्स था उसके ऊपर, वो टैक्स 0 हो गया सर। आपको 1 साल के बाद पूरे भारत की हर दुकान पर, हर मॉल में आपको यूरोपियन फूड स्टफ मिलेगा हर जगह पे, चाहे वो पास्ता हो, चाहे वो बेकरी हो, चाहे वो ब्रेड हो, चाहे वो मैगी के नूडल्स हो इस टाइप के, या बाकी चीजें, हर चीज यूरोपियन मिलेगी। और जब वो इंडिया में आएंगे उनके ऊपर 0% ड्यूटी होगी और 5% जीएसटी होगा। अब आपके सामने अगर एक पैकेट पड़ा है शर्मा जी कि जिसपे लिखा है कि ये नूडल्स हैं, यूरोपियन नूडल्स हैं, तो साहब उसकी कीमत हुई 10 रुपए और यहाँ के पैकेट की कीमत 10 रुपए, आप कौन सा पैकेट उठाओगे साहब? आप सोचिए, इंडिया विल बी फ्लडेड। तो यूरोप के किसानों की लग गई लॉटरी सर। ऐसी लॉटरी तो कभी लग रही नहीं थी, तो पूरा का पूरा सब चीज आ गई। एक और लॉटरी लगी उनकी साहब, 11% की ड्यूटी है एयरक्राफ्ट के ऊपर और एयरक्राफ्ट के पार्ट्स के ऊपर। ये इनको पता था, लेकिन चूंकि अमेरिका को दिखाना था तो अपनी भैंस मार दो। 11% ड्यूटी थी एयरक्राफ्ट भी, एयरक्राफ्ट पार्ट पे, वो 0% हो गई। फायदा किसका हुआ? एयरबस का, इंडिगो का, जिसका सारा फ्लीट एयरबस का है। तो साहब वहां से मार खाई हमने। उसके बाद ये आपका क्या कहते हैं कि शराब और कारें, चलो बड़ी अच्छी बात है सर, बहुत बढ़िया बात है। वो भी फेज्ड मैनर में 5 साल में वो भी 0% पे या 10% पे आ जाएंगी, वो भी फायदा हो गया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो वहां से आती है साहब, लोग भूल जाते हैं। हमने क्या कहा संजय शर्मा जी, हमारा टेक्सटाइल, हमारे गारमेंट, हमारे लेदर प्रोडक्ट्स, हमारे जूते, हमारे चमड़े के सामान, ये अब ड्यूटी फ्री हो जाएंगे वहां पर। हम भूल गए कि हमारा जूता 500 रुपए के अंदर यूरोप में जाता है, बेल्ट 300 रुपए की यूरोप में जाती है, जैकेट 2000 रुपए की यूरोप में जाती है। लेकिन यूरोप से जो शर्ट आती है वो 500 की नहीं होती, 5000 की होती है।
वो भी तो फ्री हो गए इंडिया में सारे सर। और जो यूरोप से एक सो कॉल्ड एक आपकी जैकेट आती है वो 5 लाख रुपए की, वो भी तो फ्री हुई ना सर। तो सारा का सारा जो इलिट क्लास का चमड़े का सामान है जो यूरोप के अंदर है सर, वो भी तो भारत आ रहा है। टेक्सटाइल भी तो भारत आ रहा है, गारमेंट भी तो भारत आ रहे हैं। अल्टीमेटली भारत के कई सुपरस्टार हैं, जब वो जूते पहनते हैं तो एक जूते की कीमत 5 लाख से 10 लाख रुपए है ना सर। मैं नाम नहीं लूंगा किसी का। जो आपके सो कॉल्ड बड़े बड़े लोग हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो एक बेल्ट पहनते हैं अपने एक पैंट के अंदर, उसकी कीमत 1 लाख रुपए है ना सर। मुंबई के और दिल्ली और लखनऊ के भी कई स्टोर्स में इतने महंगे सामान मिलते हैं ना सर। और साथ में हमने EFTA स्विट्जरलैंड के साथ भी तो किया था। तो वहां से जितने प्रेसिशन इक्विपमेंट्स हैं, मेडिकल मशीनरीज हैं, सब कुछ जीरो पे आ गया। यूरोप की तो लॉटरी लग गई सर। हमने तो बैठे बैठे सुसाइड कर लिया। अब इस लाइट में अब आप क्या करोगे? आपके पास पैसे नहीं है, आपकी देनदारी बढ़ गई है, आपके हालात ऐसे हैं कि किसी एक साल में आज तक आपका टैक्स इंक्रीज 1% नहीं था, 10-12% था, वो हुआ नहीं है। तो इनके पानी पड़े होते सारे के सारे कि मैं क्या करूं। फिर उन्होंने कटौती शुरू की। फिर हेल्थ में आपको लगेगा कि हेल्थ में 5,000 रुपए करोड़ ज्यादा दे दिए, लेकिन जब आप उसको कंपेयर करोगे पिछले साल की अपेक्षा कि कितना जीडीपी का हिस्सा होना चाहिए, तो वो डाउन हो गया सर। जीडीपी की बात की। मेरी 2 दिन पहले एक व्यक्ति से बात हुई, खास व्यक्ति था सर, मैं नाम नहीं ले सकता उसका, एक बड़ा एक्सपर्ट है, किसी विभाग के हैं। मैंने कहा एक बात बताओ साहब। कहते हैं बोलिए साहब। मैंने कहा आपकी जीडीपी ग्रोथ कितनी है? ये यहां से बजट निकलता है सर, और वो बजट प्रक्रिया का हिस्सा है। मैंने कहा आपकी ग्रोथ कितनी है? कहता है सर 7.4% आएगी जीडीपी ग्रोथ, फास्टेस्ट ग्रोइंग है पूरे वर्ल्ड में। मैंने कहा एक बात बताओ, डॉलर में ग्रोथ कितनी है? कहता है डॉलर में ग्रोथ थोड़ी होती है। मैंने कहा दुनिया में जब आप कहते हो कि चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था और 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था, तो डॉलर में आता है ना। चाइना ये नहीं कहता ना कि युआन है, इंडिया नहीं कहता ना रुपया है, रशिया नहीं कहता रूबल है, जापान नहीं कहता येन है। जब आप कंपेयर करते हो तो पैमाना तो होना चाहिए आपके पास। ठीक बात है। वो पैमाना एक होना चाहिए जहां पर आप दुनिया की सारी अर्थव्यवस्थाओं को नाप सको। कितना एक्सपोर्ट है, कितना इंपोर्ट है। आप कहते हो $400 का एक्सपोर्ट है, $500 का इंपोर्ट है, तो ये क्या चीज है? एक पैमाना है ना। कहता हाँ। तो मैंने कहा पैमाना क्या है? कहता है डॉलर। तो मैंने कहा डॉलर के अंदर अगर आपकी 8% का रुपए का डेप्रिसिएशन है तो आपका जीडीपी ग्रोथ -0.5 है। कहता यस। मैंने कहा ये दुनिया को क्यों नहीं बताते कि यू आर द स्लोएस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, और इसलिए आपके यहां लोग इन्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि 100 रुपए लगाएंगे, 10 रुपए का फायदा होगा। 10 रुपए के ऊपर 12.5% आपका सरकार क्या कहते हैं कैपिटल गेन टैक्स ले जाएगी, बाकी बचेगा आपके हाथ में 8.5 रुपए। उसमें 8 रुपए के चक्कर में चले गया डेप्रिसिएशन में। हाथ में क्या आया? अठन्नी। ये सारी चिंताएं इनके दिमाग में थी बजट टेबल पे कि हम क्या करें। अल्टीमेटली पानी पड़ गए थे इनके ऊपर। तो साहब एक एक करके कट करना शुरू किया। लास्ट ईयर जैसे कि जल जीवन मिशन था साहब, मैं एग्जांपल देता हूं, 67,000 करोड़ रुपए दिए थे कुछ, समथिंग लाइक। अनस्पेंट मनी भी एक स्कैम चल रहा है आजकल कि पैसा एलोकेट कर दो, तालियां बजवा लो, लेकिन उनसे कहो पैसा खर्चा नहीं करना, आपको पैसा वापस कर देना साल के बाद। पता लग रहा है कि 67,000 करोड़ में 60,000 करोड़ वापस आ गए सर, क्योंकि जितने आपने सैनिटेशन के लिए 1 लाख करोड़ से ज्यादा का पैसा अनस्पेंट मनी हैज गॉन बैक टू द ट्रेजरी सर। और इन्हीं स्कीम्स का घर मुफ्त बिजली योजना, ये योजना, वो योजना, सब डिक्लेयर हो गए, तालियां बज गई। खर्चा नहीं करना। नए शहर बसाने थे, उसके लिए पिछले 5 साल से 10-10 हजार करोड़ लगाया, एक शहर नहीं बसा सर। वो 10,000 करोड़ आज भी ऐसे पड़े हुए सर। मनी गिवन, अलॉटेड, लेकिन इंस्ट्रक्शन स्पेंड नहीं करना सर, खर्चा नहीं करना है। पूरी लिस्ट है मेरे पास उसकी सर, और इकोनॉमिक टाइम्स में भी आई पूरी लिस्ट की। हाउ कम दिस मनी इज नॉट बीइंग स्पेंट बाय द मिनिस्ट्रीज? क्या उनको आदेश है कि पैसा खर्चा नहीं करना? दैट इज द प्रॉब्लम। इन सब लाइट के अंदर जब ये सारा का सारा आपका मसला आता है और जब बजट बनता है, तो आपके पास ऑप्शन नहीं होती सिवाय इसके कि आप कुछ हेरा फेरी करो और लोगों को वहां पर क्या कहते हैं कि कुछ देने की तो छोड़ो, वो सोचेंगे ले लो। एसटीटी बढ़ा दिया, जैसे कि एसटीटी मेन एक बहुत बड़ा इशू नहीं था एसटीटी, लेकिन कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट को चोट दे गया। फ्यूचर एंड ऑप्शन वाले जो डेली गेम खेलते हैं ना, सुबह पैसे लगाएंगे, शाम को घर ले जाएंगे, घर तो ले जाते नहीं, 90% तो लॉस ही खाते हैं।
सरकार कहती है अब लॉस खाओ या फायदा खाओ, मुझे पैसे दे जाओ, मेरी कमीशन दे जाओ, बात खत्म हो गई। तो इसने सेंटीमेंट बिगाड़ दिया। दुनिया सेंटीमेंट पे चलती है। संजय मल्होत्रा और नागेश्वरम साहब, रुपए के गिरने से देश की अर्थव्यवस्था को मत नापो। मैं तो हाथ जोड़ के पूछता हूं, मैं किससे नापूं सर? आपकी ग्रोथ डॉलर टर्म्स में 0 पे है, फॉरेन इन्वेस्टर्स सारे छोड़ के जा रहे हैं, एक्सपोर्ट आपके स्टैग्नेटेड हैं, इंपोर्ट्स आपके राइज होते चलते जा रहे हैं। मुझे पैमाना तो बताओ किस बेस पे मैं अर्थव्यवस्था को नापे। $2850 की मेरी पर कैपिटा इनकम थी आज से 6 महीना पहले, आज $2700 है सर। $150 मेरी पर कैपिटा इनकम घट गई सर। कल को रुपया 92 का 95 हो गया तो मैं $2600 पे आ जाऊंगा सर। अब आपका अगर रुपया टूटता चला जाता तो आपका इंपोर्ट बढ़ता है। हमारे एक बीजेपी के एमपी ने कहा था, हमारी तो डोमेस्टिक इकोनॉमी है, हमें क्या फर्क पड़ता है विदेश में अपना अगर रुपया महंगा हो जाएगा, डॉलर महंगा हो जाएगा, हमें क्या करना उससे। अब इन मूर्खों को ये नहीं पता ना, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, इन मूर्खों को ये नहीं पता कि भारत की अर्थव्यवस्था का 45% जो है वो विदेश व्यापार है। $3600 बिलियन की हमारी इकोनॉमी है, उसमें साहब $950 बिलियन का सिर्फ इंपोर्ट है हमारा, $750 बिलियन का हमारा एक्सपोर्ट है। आप कैसे कह सकते हो विदेश पर निर्भर नहीं है? हर चीज जो एक्सपोर्ट हो रही है वो वहां से इनपुट आता है, वो डालते हैं तब वो एक्सपोर्ट होता है। तो हमारी कमजोरी है। इसलिए अगर मैं ये कहूं कि जी एजुकेशन पे कम है, एग्रीकल्चर पे कम है, रूरल पे कम है, आपकी जो इरिगेशन है उसके अंदर कम है, मेरे पास पूरी लिस्ट बनी हुई है, लेकिन मैं क्या गिनाऊं उसको? फिर कहेंगे हमारे फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है। फंडामेंटल का मतलब जिस स्तंभ के ऊपर आपकी बिल्डिंग खड़ी है। साहब सारे स्तंभ गिरे हुए आपके, तो आपकी चारों टांगे कट चुकी हैं। और एक चीज और जो बहुत डराने वाली है, जिसको लेकर निर्मला चाची हमारी पिछले 2 महीने से बोल रही है, डेट कम करना है, कर्जा कम करना है, कर्जा कम करना है। इकोनॉमिक सर्वे में लिखा गया कर्जा कम करना है, तो कर्जा तो आपने बढ़ा दिया। 15.5 लाख करोड़ का कर्जा आपने पिछले साल लिया, हमें उम्मीद थी कि ये कम होकर 14.5 लाख करोड़ हो जाएगा, आप तो अचानक से 17.5 लाख करोड़ पे चले गए। तो आप इकोनॉमिक सर्वे में क्या कह रहे हो, भाषण आप क्या दे रहे हो, और आप कर क्या रहे हो? अब इसका एक खेल इसके अंदर आया कि आज एक चीज निर्मला चाची उसमें छुपा गई, और मैं उस चक्कर में कि मेरे पास पूरी रिपोर्ट आए तो मैं इसको देखूं। आज जरा 2 लाइनों में बोल के कि 16th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आई है, उसके हिसाब से राज्यों का हिस्सा दिया जाएगा। लेकिन जब मैंने देखा कि राज्यों का हिस्सा तो साहब कम हो गया, यहां पे मेरे पास तो चार्ट है, मेरे पास चार्ट है, राज्यों का हिस्सा कम हो गया। मेरे इसके हिसाब से जो स्टेट्स को जो शेयर जाता था उसके अंदर कमी आ गई है पिछले साल की अपेक्षा। तो पैसा गया कहां? मेरा यह भी अनुमान था कि पेट्रोल डीजल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी बढ़ने जा रही है, अनाउंस नहीं किया लेकिन होगा, क्योंकि अचानक से पेट्रोल डीजल के ऊपर जो 5 पैसा आता था 100 में से अचानक से 6 पैसे कैसा हो गया? वो 3,20,000 करोड़ से बढ़कर ये रेवेन्यू 4 लाख करोड़ पे कैसे आया इस साल? पेट्रोल तो बिक नहीं रहा, कम हो रहा है क्योंकि ईवी आ रही है सारी की सारी। तो अचानक से क्या किया? इसका मतलब आप बढ़ाने जा रहे हो, और ये पेपर में आ भी रहा था, मुझे पता भी था। इनकी हालत दरअसल क्या है ना कि कुछ इस किस्म की है कि मुझे घर तो चलाना है, लेकिन घर चलाने के लिए मेरे पास 75 पैसे हैं, बाकी 25 पैसे कहां से लाऊं? बोरो करो, हर साल बोरो करो। हम डेट ट्रैप में आ गए संजय शर्मा जी, सच बात कहूं, हम कर्जे के जाल में फंस चुके हैं, अब निकल नहीं सकते। वो 55 क्या कहते हैं कि जो लाख करोड़ का कर्जा था, आज वो बढ़कर 225 लाख करोड़ का हो गया है, और उसमें करीब 600-700 बिलियन डॉलर का कर्जा जो है वो विदेशी है सर। विदेशी तो ये हो गया कि मतलब हम तो उसके इंटरेस्ट में भी मर रहे हैं, और उसका रूपी के डीवैल्यूएशन के भी अंदर हम मर रहे हैं। हमारी वो हालत हो रही है, हम एक ऐसे ट्रैप में हैं हम जिससे बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन मोदी जी ने एक बार फिर से गैम्बल खेला है, और ज्यादा कर्जा लेके। आप कुछ नहीं कर रहे हो, आने वाली नस्लों को गुलाम बना के जा रहे हो। मरेगा कौन? हम एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और बता दूं, बहुत कम लोगों को पता होगा। कल मैंने पहली बार 4 फीचर चाइना के बजट के दिए, जो 2 दिन पहले आया, लोगों को पता नहीं होता है। मैंने कहा प्रोग्राम समाप्त करने से पहले, आपके प्रश्न के जवाब देने से पहले मैं बता दूं कि भारत का ये बजट है $600 बिलियन का है, केंद्र सरकार का $600 बिलियन। चाइना का बजट है $4,200 बिलियन का।
7 गुना एग्जैक्टली। अगला फर्क कि एक आदमी फ्यूचर में इन्वेस्ट करता है, हम पास्ट में इन्वेस्ट करते हैं, भूतकाल में इन्वेस्ट करते हैं। यहां भी टेम्पल कॉरिडोर की बात हो रही है निर्मला चाची के भाषण के अंदर, वो विज्ञान की बात करते हैं। हमारा एजुकेशन का बजट केंद्र सरकार का $15 बिलियन। आप फर्क देखिए सर, मैं बता रहा हूं आपको, $15 बिलियन। चाइना का एजुकेशन का बजट $800 बिलियन सर, बाप रे बाप, इंडिया के टोटल बजट से ज्यादा। और उसमें से $400 बिलियन नर्सरी से लेके 9वीं क्लास के लिए, और बाकी $400 बिलियन उच्च शिक्षा के लिए। आप सोच सकते हो। फिर मैंने कहा जरा दूसरा एक अंग भी देख लूं इसका, रिसर्च। हमारे तो रिसर्च क्या है ना, नॉन एग्जिस्टेंट है। रिसर्च में हमारा खर्चा $5 बिलियन, 5 एक साल का। चाइना का इस साल का $780 बिलियन। बाप रे। सर कहां कंपेयर करोगे? उसके बाद हेल्थ आ जाइए। हेल्थ का मेरा बजट इस साल का $11 बिलियन का, 11 सिर्फ। चाइना का बजट $700 बिलियन का हेल्थ का। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने अपना 40 से 50% बजट इन 3 चीजों में डाल दिया, एजुकेशन में, रिसर्च में और हेल्थ में। और हमारा 5% बजट भी सर एजुकेशन, हेल्थ और रिसर्च में नहीं है। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं फर्क है आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर चीन के अंदर। चीन में बिल्कुल सही बात है बोरा साहब। और मैं ये समझना चाहूंगा कि एक बड़ी सही बात है या गलत, आप बताइए दर्शकों को, कि 2014 तक, आजादी के बाद से 2014 तक जितना कर्जा लिया गया भारत में, हमारे विश्व गुरु जी ने 11 साल में उससे कहीं ज्यादा ले लिया। ये बात क्या तार्किक रूप से सही है या गलत है? 100% सही है। हमारा कर्जा टोटल उस समय 55 लाख करोड़ था, अब ये करीब 250 लाख करोड़ है। तो आप लगा लीजिए कि 250 लाख करोड़ तो प्लस हो गया इनका 11 साल में। जो हमने 65 सालों में लिया था, ये इन्होंने 11 साल में उससे 3 गुना ले लिया है। इससे ज्यादा मैं क्या कहूंगा? तो फिर एक सवाल और आता है बोरा साहब, जो आम दर्शक समझना चाहता है, वो ये पूछता है, जानना चाहता है कि हम ये कर्जा लेते किससे हैं। फिर दूसरा सवाल उसका ये होता है कि अमेरिका जैसा देश, जो भक्त जवाब देते हैं कि अमेरिका जैसा देश खुद कर्जे में डूबा हुआ है। तो लोग सवाल पूछते हैं कर्जा ले कौन रहा है? अगर हर देश कर्जे में डूबा हुआ है तो ये कर्जा आ कहां से रहा है? ये एक सामान्य आदमी के समझ में आती नहीं है, जरा ये और समझा दीजिए। देखिए, अमेरिका को इंडिया से कंपेयर नहीं कर सकते। अमेरिका की जो करेंसी है ना, वो दुनिया की करेंसी है। हमारी करेंसी दुनिया की करेंसी नहीं है। जैसे जैसे हम नोट छापते जाएंगे, वैसे वैसे हमारे रुपए की वैल्यू कम होती जाएगी। लोगों को मैं याद दिलाना चाहूंगा, 2016 नोटबंदी, भारत के अंदर जो कैश विड्रॉ किया गया था 500 और 1000 नोटों का 15 लाख करोड़ था। और हमसे कहा गया था कि हम कैशलेस इकोनॉमी बनाएंगे। फिर कहा गया था नहीं, कैशलेस नहीं, हम लेस कैश इकोनॉमी बनाएंगे और इससे आतंकवाद की कमर टूट जाएगी। मोदी सरकार को 15 लाख करोड़ हमारी इकोनॉमी में कैश में खल रहा था। सर इसी हफ्ते की रिपोर्ट है आरबीआई की, भारत में इस समय 40 लाख करोड़ का कैश है सर। 40 लाख करोड़ का कैश, ऑलमोस्ट 3 गुना कैश आपने मार्केट में झोंका हुआ है, जो चल रहा है, सिस्टम फ्लो कर रहा है। तो आप कौन से फंडामेंटल में सही उतरते हैं? और जैसे जैसे आप कैश इंट्रोड्यूस करते जाएंगे, वैसे वैसे रुपया वीक होता जाएगा। लेकिन डॉलर बाकी करेंसी के मुकाबले जो है टूटा है, हमारी करेंसी के मुकाबले जो है मजबूत हुआ है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि सिर्फ डॉलर ही नहीं, हम तो यूरो और पाउंड स्टर्लिंग के आगे 15% टूटे हैं। हम येन के मुकाबले 10% टूटे हैं। हम ऑस्ट्रेलियन डॉलर के सामने 12% टूटे हैं। हम सबके सामने टूटे हैं। हमारी करेंसी की कोई औकात नहीं रही, क्योंकि आप कैश झोंकते जा रहे हो मार्केट में, आप अपने बैंक को लूटते हो। आरबीआई के डिविडेंड के नाम पर इस बार 3 लाख करोड़ का डिविडेंड आ रहा है सर, आरबीआई का आ नहीं रहा है, स्नैच किया जा रहा है। अपने बंदे को भेजा जाता है और कहा जाता है नोट छाप और मुझे दे दे, बात खत्म हो गई। ये मत पूछ कहां से देना है, प्रिंट द नोट्स। जब तुम प्रिंट द नोट करोगे ना, आप डॉलर नहीं हो सर। जैसे ही नोट प्रिंट करोगे उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि अगर कोई चीज पहले 20 लाख करोड़ में आती थी, अब वही चीज 40 लाख करोड़ में आती है। चीज तो वही है ना, उसी की कीमत अब ज्यादा दे रहे हो, लेकिन आइटम वही है साहब। दैट्स व्हाई वी कैन नॉट टेक दैट चांस व्हाट अमेरिका कैन टेक। अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी है, अमेरिका के पास मिलिट्री पावर है, अमेरिका के पास इकोनॉमी है। वो $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है, हम 5वीं अर्थव्यवस्था है। मैं लोगों का शक दूर कर दूं, हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं है। 357
बिलियन, अपना क्या कहते हैं कि लाख करोड़ की हमारी इकोनॉमी है, ये इकोनॉमिक सर्वे के अंदर आया है, और 92 रुपए के रेट के ऊपर ये $3.9 ट्रिलियन की इकोनॉमी है सर। एक और भी बड़े एक्सपर्ट हैं, उन्होंने भी कहा कि हाँ, अभी हम $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी नहीं है। नागेश्वरम भी कहते हैं, जो इकोनॉमिक चीफ एडवाइजर हैं, कि हाँ, अभी हम 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी नहीं है, नेक्स्ट ईयर होंगे। ये कहां से रोज कहते हैं कि हम चौथी बड़ी इकोनॉमी हो गए? रोज झूठ बोलते हैं, कभी पांचवा कहते हैं, कभी चौथा कहते हैं। आज मुर्मू जी ने अपना हम तीसरा बन जाएंगे अपने भाषण में बोल दिया। तो भाई क्या कर रहे हो? आपके पड़ोस में एक बंदा बैठा है, उसकी $20 ट्रिलियन की इकोनॉमी है कि नहीं है? चाइना बैठा है नॉर्दर्न बॉर्डर पे, आप रोज $4 ट्रिलियन का डमरू बजा रहे हैं बैठ के यहां पर। भाई कुछ तो शर्म करो यार। एटलीस्ट वो 20 ट्रिलियन वाला है, वो कभी नहीं कहता कि मैं दुनिया में नंबर 1 बनूंगा या 2 बनूंगा, तुम्हें लगी हुई है। जो नंबर 3 का जर्मनी है, वो नहीं कहता मैं 5 ट्रिलियन बनूंगा। जापान नहीं कहता मैं 5 ट्रिलियन बनूंगा, तुम्हें पड़ी हुई है मैं 5 ट्रिलियन बनूंगा। सर, बड़बोलापन, छिछोरापन, दैट इज द पॉइंट, एट लीस्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेंशन हियर सर। बिल्कुल। बोरा साहब, एक आखिरी सवाल, इस बजट से मध्यम वर्ग को क्या अपेक्षा थी और उसके हाथ में क्या आया? कुछ नहीं आया। देयर इज नथिंग, एब्सोल्युटली जीरो, सब जीरो कह सकते हो। जो आपकी इनकम है उसका और डिवैल्यूएशन हो जाएगा, और थोड़े दिन तक आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। और कुछ लोग बहकाने की कोशिश करते हैं कि अब हमारा माल बिकेगा तो हमको डॉलर में मिलेगा, तो पैसे ज्यादा मिलेंगे एक्सपोर्टर्स को। एक्सपोर्टर को ज्यादा पैसा कभी मिलता नहीं, क्योंकि मेरा तो खुद का ताल्लुक है उनके साथ में। एक्सपोर्टर जो होता है ना, स्मार्ट तो है, लेकिन जो बाहर वाला आदमी हिंदुस्तान से माल मंगा रहा है ना, वो हमसे ज्यादा स्मार्ट है। वो क्या कहेगा, अच्छा पहले तेरे को 84 रुपए मिलते थे ना, अब तेरे को 92 रुपीज मिल रहे हैं सेम चीज के एन कैश करके। एक काम कर, तेरे को 8 रुपए का फायदा, 4 मुझे दे दे, अब तू 4 अपने आप रख ले। तो आपका वो प्रॉफिट भी आधा हो जाता है वहां पे रूपी की वजह से। तो आपको बेनिफिट नहीं मिलता सर। वो हमें कुछ नहीं मिलेगा सर, ना हमें पहले कभी मिला है। चीजें महंगी हो गई हैं जो सरकार बताएगी नहीं, और सरकार एक छल और करने जा रही है, क्योंकि अब नया एक इंडेक्स आ रहा है जीडीपी को नापने का, महंगाई को नापने का अगले महीने से। तो उसमें आपको लगेगा चीजों को और इन्फ्लेट किया जा सकता है। गुब्बारा है, फुलाते रहो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आपको पता है ना डॉक्टर की फीस कितनी है, आपको पता है ना दवाइयां महंगी हैं, आपको पता है ना बच्चों की फीस कितनी है, आपको पता है ना कि बच्चों की किताबें कितनी महंगी हैं। पर सरकार के खातों में ना आंकड़े गुलाबी हैं साहब, सच बात कहा जाए। सिर्फ हमारी जेब जो है ना, वो अपने खर्चों के बोझ तले दबी हुई है। जब 28 करोड़ लोग भारत के अंडर द डेट हों, जो कर्जा ले चुके हैं, 28 करोड़ लोग, एग्जैक्ट 28 करोड़ 30 लाख, और उसमें से 85% लोग अपनी इनकम का करीब 40% ईएमआई में देते हैं, तो सर जिंदा कहां से रहेंगे? और उन बेचारों के पास तो वो पावर नहीं है ना, नोट छपवा लें मोदी जी की तरह। सही बात है। तो मरेंगे ना। बिल्कुल ठीक बात। कुछ भी हो जाए, मरेगा कल्लू, क्योंकि कल्लू कौन है? भारत की जनता है, आप और मैं है साहब। बिल्कुल कोई ठीक उसमें बात। बहुत बहुत शुक्रिया बोरा साहब, आपने मुझे इतना समय दिया बातचीत की। थैंक यू सर। धन्यवाद। इधर दिनेश वोरा जी, पूरी बातचीत आपने सुनी, कैसी लगी बातचीत बताएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।